हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। कैसे हो आप सभी लोग। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने भी ना किए हैं वो कर ले जाके, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जे क्लासेस हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है? 6 है। सभी लोग अपना साथ साथ में स्कोर भी करते चले। चलिए लेटेस्ट स्टार्ट आवर क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्राथमिक स्तर पर किसी गतिविधि या किसी खेल के लिए अनुदेशन दिया जाना चाहिए। मतलब जो प्राइमरी लेवल पर हमें बच्चों को जो इंस्ट्रक्शन देना चाहिए वो कैसा देना चाहिए। बच्चों की घर की भाषा या मातृभाषा में, द्वितीय भाषा या अंग्रेजी में, विद्यालय की भाषा या राज्य की भाषा में, शिक्षक की भाषा या अनुदेशन के माध्यम से। बताइए कैसे आप देंगे। तो सीधी सी बात है, जब प्राइमरी लेवल की बात की जाए तो हमें सबसे ज़्यादा किसको बढ़ावा देना है? मातृभाषा को, बच्चे की मदर टंग को या उसकी घर की भाषा को। तो जब हम बच्चे को उसकी मातृभाषा में कोई भी काम करने के लिए कहेंगे तब वो अच्छी प्रकार से उस काम को समझ पाएगा और उस काम को करने के योग्य होगा। सो ए इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, प्रभावी रूप से व्याकरण पढ़ाने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? 3 सही होंगे इसमें, एक गलत होगा। नहीं वाला हो तो उसको सर्किल कर लिया करो, उसके गलत होने के चांस ज़्यादा होते हैं अगर नहीं शब्द को नहीं पढ़ा। वास्तविक संप्रेषण के रूप में प्रस्तुत करना, संदर्भ के अनुसार व्याकरण के प्रासंगिक नियम बताना, वास्तविक जीवन में संप्रेषण के समान अभ्यास करने के अवसर देना, नियमों को रटकर, तो रटना तो आपको है ही नहीं कुछ। हमने निगेटिव पॉजिटिव वर्ड जो है हिंदी के कराए हुए हैं, सभी लोग उनको जाकर देख ले। सभी देखिए, सभी सब्जेक्ट के आपको निगेटिव पॉजिटिव वर्ड को बिल्कुल तैयार कर लेना है। तो डी तो ऐसे ही गलत हो गया। तब सीधी सी बात है, कौन सा नहीं होगा? ठीक है, जो नहीं होगा रटकर है तो ये गलत है और यही सही होगा। क्यों? क्योंकि जो नहीं होगा वही हमको बताना है। सो डी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षा में भाषा अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी प्रौद्योगिकी का उपयोग करना कहलाता है। क्या कहलाता है बताइए। जो हम पढ़ने लिखने में, सीखने में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं उसको क्या कहलाता है? आईटी कहलाता है, आईटीसी कहलाता है, सूचनात्मक प्रौद्योगिकी कहलाता है, संप्रेषणात्मक प्रौद्योगिकी कहलाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको जो हम कहते हैं वो कहते हैं आईसीटी। वैसे होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, लेकिन ये इसमें है नहीं कहीं ऑप्शन, तो इसकी जगह हम आईटी सही करेंगे। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं। किस गतिविधियों द्वारा बच्चे अभिप्रेरित होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं? आप बताइए। जिनकी योजना वयस्कों द्वारा बनाई जाती है, जिनकी योजना बच्चों द्वारा बनाई जाती है, जो बच्चे के लिए अर्थपूर्ण होती है, जो अध्यापकों के लिए अर्थपूर्ण होती है। अच्छा एक बात बताइए, एक तो एक तरीका है आप किसी बच्चे से कोई काम करने के लिए कह दें, ठीक है, दे अपनी तरफ से। एक ये हो कि बच्चा खुद अपने आप से किसी काम को करे, तो किस काम को बच्चा अच्छी प्रकार से करेगा। एक काम अपने आप से करने की ठानी है उसने कि मैं अपने आप से करूँगा, एक काम के लिए तुम उसको फोर्स कर रहे हो कि तुमको ये काम करना है तो ये काम करना। तो जिस काम को वो अपने द्वारा कर रहा है वही काम अच्छे प्रकार से करेगा, तो मोटिवेटेड भी होगा। तो किस काम के द्वारा? जिनकी योजना बच्चों द्वारा बनाई जाती है। सो बी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, एक भाषा शिक्षिका अपनी कक्षा की शुरुआत सामान्यतः कुछ निश्चित परिस्थितियां देकर, कौन कौन सी? कुछ प्रश्न प्रस्तुत कर, अपने अनुभव साझा कर आदि द्वारा करती है। अपनी क्लास को शुरुआत करने से पहले वो ये काम करती है।
इसे कहा जाता है, इसे हम क्या कहेंगे? पठन पूर्व के कार्य, पठन के दौरान के कार्य, निरंतर चलने वाले कार्य, पठन पश्चात कार्य। पठन पूर्व को कहते हैं प्री रीडिंग और पठन पश्चात को कहते हैं पोस्ट रीडिंग। पठन के दौरान मतलब ड्यूरिंग रीडिंग, निरंतर चलने वाले कार्य मतलब कंटिन्यूअस रीडिंग। तो देखिए, पढ़ाने से पहले वो कुछ शुरुआत सामान्य था, ठीक है। तो पढ़ाने से पूर्व कुछ परिस्थितियाँ ऐसे बच्चों के लिए क्रिएट कर देती है, जैसे कुछ प्रश्न पूछ लिए, अपने अनुभव बताती है किसी चीज़ के बारे में। तब किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले जो एक्टिविटी कराई जाती है, इसको हम कहते हैं पठन पूर्व के कार्य। पढ़ने से पूर्व किसी काम को किए गए कार्य। क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपके पेपर में मात्र 10 दिन बचे हैं। बस आप लोग रिवीजन करते रहिए इसी प्रकार से। वह विधि जो शारीरिक क्रिया एवं भाषा के समन्वय पर आधारित होती है, उसे कहते हैं कार्य आधारित भाषा अधिगम, पूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया, सहयोगात्मक सहकारी भाषा अधिगम, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण। देखिए, एक कॉन्सेप्ट होती है जब बच्चे शारीरिक क्रियाएं भी कर रहे हैं और साथ ही साथ भाषा से जोड़कर वो पढ़ रहे हैं। इसको मैंने पढ़ाया था टोटल फिजिकल, ठीक है, रिस्पॉन्स, TPR। इसकी बात जो है जेम्स असर एक प्रोफेसर हैं, भाषाविद हैं अमेरिका के, उन्होंने की है, कैलिफोर्निया में रहते हैं, कि जब बच्चे भाषा को बोलते हैं सीखते हैं तब वो फिजिकल एक्टिविटी भी करके दिखा रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं पूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। कैसे? जैसे आपने बच्चे से पूछा हेयर, हेयर माने बाल, तो बच्चे ने बाल पकड़ कर दिखाए, ठीक है। बाल वो बोल भी रहा है, हेयर माने बाल, और वो बाल पकड़ के भी दिखा रहा। आपने कहा नोज, नोज माने नाक, तो उसने नाक पकड़ के दिखाई, ठीक है। और वो कहते हैं, हिंदी में कहते हैं चंदा मामा आ जा दूध मलाई खा जा। इस प्रकार से वो कविता पढ़ रहे हैं और चंदा मामा की तरफ जो है ऐसे हाथ चलाकर मूवमेंट करके कर रहे हैं। तो मतलब शारीरिक क्रिया, ठीक है। इसी के नाम से फुल फॉर्म है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। अगर कभी आ जाए, मैंने इंग्लिश में इसको पढ़ाया हुआ है। तो इसके लिए इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? जब बच्चे भाषा के साथ फिजिकल कोऑर्डिनेशन करते हैं तो उसको हम कहते हैं TPR, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षार्थियों को व्याकरण सीखने में सहायता करने के लिए हमारे द्वारा डिजाइन किए गए कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अधिक उपयुक्त है? मतलब सबसे ज़्यादा सही कौन सा है? सही तो चारों है, लेकिन चारों में से भी सबसे ज़्यादा हमको बेस्ट चूज करना है। वह कार्य अर्थपूर्ण होना चाहिए, वह सबसे अधिक जानकारी देने वाला होना चाहिए, वह कार्य अध्यापक के दृष्टिकोण से उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, उसका कोई सामाजिक उपयोग नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं सामाजिक उपयोग होना चाहिए? सबसे अधिक उपयुक्त है इसमें वह कार्य अर्थपूर्ण होना चाहिए। कोई भी कार्य जब तक वो मीनिंगफुल नहीं होगा तब तक उसको करने का कोई भी मतलब नहीं है। तो ये जो अर्थपूर्ण है, ये एक पॉजिटिव वर्ड भी है, मैंने इसको कराया हुआ है। तो हमको अर्थपूर्ण चीज़ें बच्चों को सिखानी है, मीनिंगफुल चीज़ें सिखानी है। तो ए इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, व्याकरण अनुवाद विधि में नहीं है। क्या नहीं है व्याकरण अनुवाद विधि में? 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। मातृभाषा द्वारा सीखने को बढ़ावा देना, व्याकरण को महत्व देना, विद्यार्थी के संप्रेषण कौशल का संवर्धन करना, विद्यार्थी को भाषा के द्वारा, ठीक है, भाषा के धारा प्रभाव प्रयोग करने के योग्य बनाना। ये बताइए, जो व्याकरण अनुवाद विधि होती है जिसको हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड भी कहते हैं, उसमें सभी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें फ्लुएंसी पर कहाँ फोकस किया जाता है? उसमें धारा प्रवाह से उसका कोई लेना देना नहीं है, उसका तो मतलब जस्ट ट्रांसलेशन करना। इसलिए जो ये गलत है, डी वाला गलत है, इसीलिए सही है। क्यों? क्योंकि नहीं वाला क्वेश्चन पूछा गया है।
क्वेश्चन नंबर 9, भाषा कक्षा में काव्य बताइए। लैंग्वेज की क्लासरूम में आप काव्य को कैसे लेंगे? गद्य पद्य होता तो पद्य को आप कैसे लेंगे? वैसे ही पढ़ना चाहिए जैसे गद्य पढ़ाया जाता है। कवि का विस्तार से परिचय देने के बाद ही पढ़ाना चाहिए। समझने, सराहना करने और आनंद लेने के लिए, इसलिए काव्य को पढ़ाना चाहिए बच्चों के लिए। कवि और कविता के बारे में अधिक है, तो सीधी सी बात है, बच्चों को जो है प्राइमरी लेवल पर या जूनियर लेवल पर क्यों पढ़ाया जाता है? काव्य के पीछे होता है कि बच्चे चीज़ों को समझे भी, ठीक है, उसका एप्रिसिएशन भी करें और बच्चे एंजॉय भी करें चीज़ को पढ़ते समय। देखिए कुछ कैंडिडेट पूछते हैं कि जो क्लास जो होती है, जो चाहे वो इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट हो, हिंदी का प्रैक्टिस सेट हो, सीडीपी का हो, ये सभी प्रैक्टिस सेट आपके दोनों पेपर के लिए है, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ऐसा नहीं है, इसमें दोनों के क्वेश्चन हम रखते हैं, तो डोंट वरी अबाउट दैट, बस करने पर ध्यान दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्याकरण की कक्षा में हमें पहले क्या करना चाहिए? व्याकरणिक रूप कैसे बनते हैं इसकी व्याख्या करनी चाहिए। सामान्य चर्चा के द्वारा व्याकरण के रूप प्रस्तुत करने चाहिए। अनियमित रूपों की व्याख्या करनी चाहिए, यदि कोई है तो उसके सामाजिक कार्यों का वर्णन करना चाहिए। बताइए क्या करना चाहिए हमको व्याकरण की कक्षा में? सबसे पहले आप क्या करेंगे? तो सीधी सी बात है, बच्चों को हमको सिखाना है इंडक्टिव मेथड से, आगमनात्मक विधि से, सामान्य चर्चा के द्वारा, बहुत हल्की फुल्की, बिल्कुल सामान्य बातों के द्वारा माध्यम से हम बच्चों को व्याकरण सिखा रहे हैं कि देखिए तुम्हारा नाम क्या है? उन्हें कहा मेरा नाम मंजू है, मान ली कोई लड़की है, कोई लड़का है, उसका नाम क्या है? तो उन्होंने कहा मेरा नाम अनमोल है। तो बाद में हमने सिखा दिया कि देखिए नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं, तब हमने बाद में संज्ञा पढ़ा दी, ग्रामर ग्रामर पढ़ा दी। इस प्रकार से हमको पढ़ाना है। सो बी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्द संपदा निर्माण की रणनीति नहीं है? मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आपकी जो है वोकेबलरी बिल्डिंग नहीं होगी, आपका शब्द भंडार नहीं बढ़ेगा? संदर्भ में शब्दों को परिभाषित करना, नहीं इससे तो बढ़ता है। वर्णों की रूपरेखा बनाना, शब्द के भागों का विश्लेषण करना, संबद्धता स्थापित करना। संबद्धता का मतलब होता है कौन वर्ड है उसका क्या मतलब है, तो ये तो सभी चीज़ें सही है, कौन सा नहीं है? 3 सही है। देखिए वर्णों की रूपरेखा बनाना, इससे अच्छा ये बताइए इससे वोकेबलरी बिल्डिंग का क्या मतलब है? इसमें तो हम किसी का जो है रूपरेखा बना रहे हैं चीज़ों की, जबकि शब्द के भागों का विश्लेषण करना, इससे होता है हमारा शब्द भंडार। सब संबद्धता से भी होता है लेकिन बी से नहीं होता। सो बी इज आवर राइट ऑप्शन। बी गलत है इसीलिए सही है। क्वेश्चन नंबर 12, भाषा का व्याकरण कब सबसे अच्छा सीखा जा सकता है? बताइए। जो कोई भी लैंग्वेज है उसका आपको व्याकरण सीखना, तब आप कब सबसे अच्छी प्रकार से सीख सकते हैं? पठन सामग्री तथा संरचनाओं की पहचान को एकीकृत करके, व्याकरणिक संकल्पनाओं का अलग से अभ्यास करके, व्याकरणिक संरचनाओं को कंठस्थ करके। आपको कुछ भी कंठस्थ नहीं करना है, बिल्कुल कट कर दो, ये निगेटिव वर्ड है। संरचनात्मक उपागम को अपनाकर। बताइए, तो ये भी गलत है। सबसे अच्छा तरीका पता क्या है? हम बच्चों को कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, उसमें साथ ही साथ हम बच्चों को जो है ग्रामर भी बता देते हैं कि देखो इसको नाउन कहते हैं, इसको कर्ता कहते हैं, इसको कर्म कहते हैं, ये संज्ञा है, सर्वनाम है। इस प्रकार से हम जोड़ कर पढ़ा रहे हैं बच्चों को, इंटीग्रेट करके पढ़ा रहे हैं, ठीक है, एकीकृत करके पढ़ा, इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ा रहे हैं। तो यही हमारा सही होगा, सबसे अच्छा जो होगा, बेस्ट स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, भाषा सामग्रियों के शिक्षण के प्रस्तुतिकरण के लिए कार्य विधिक योजना को क्या कहा जाता है? भाषा सामग्रियों के शिक्षण के प्रस्तुतिकरण के लिए जो हम प्रेजेंटेशन करते हैं भाषा की क्लास में, लैंग्वेज मटेरियल का,
उसकी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कार्य विधिक, कार्य करने की विधि को, योजना को हम क्या कहते हैं? तो सीधी सी बात है, उपागम कहते हैं, अप्रोच कहते हैं, शिक्षण शास्त्र कहते हैं, यहाँ पर शास्त्र होगा, सॉरी फॉर दैट, शिक्षण शास्त्र कहते हैं, तकनीक कहते हैं, तो इसको हम विधि कहते हैं, ठीक है, प्रक्रिया कहते हैं, प्रोसेस होती है जिसके द्वारा हम बच्चों को, एक प्रक्रिया होती है ना निश्चित किसी भी काम को करने की, पढ़ाने की, लिखाने की, सिखाने की, तो इसको हम कहते हैं विधि। 14 क्वेश्चन नंबर, व्याकरण अनुवाद विधि को किस रूप में जाना जाता है? बताइए, व्याकरण अनुवाद विधि को किस रूप में जाना जाता है? 3 ही ऑप्शन है, एक ऑप्शन कहाँ गया? ये है, हम तो सोचे गायब हो गया था। व्याकरण अनुवाद विधि को किस विधि के रूप में जाना जाता है? देखिए, जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, ये सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना है, ठीक है, इसलिए इसको ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं। मैंने पढ़ाया हुआ है पेडागोजी में। शास्त्रीय विधि है, शास्त्रीय उपागम है, रचनात्मक विधि है, आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र विधि है, ये सब बकवास है। रचनात्मक विधि क्या है? इसमें व्याकरण अनुवाद विधि है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, GTM इसको कहते हैं शॉर्ट में। तो शास्त्रीय विधि है, शास्त्रीय का मतलब होता है ट्रेडिशनल, पुराना, प्राचीन, ठीक है। सो ए इज आवर राइट ऑप्शन। ये सभी क्वेश्चन लेटेस्ट के आए हुए हैं। किसी एक बच्चे की भाषा दक्षता कैसे विकसित की जा सकती है? बताइए, आप किसी बच्चे में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को कैसे डेवलप कर सकते हैं? नियमित रूप से श्रुत लेख देकर, रोज उसको नकल लिखने के लिए दें, ठीक है, या उससे डिक्टेशन करवाएं, इमला लिखवाएं। कार्य आधारित गतिविधियों में संलग्न करके, संलग्न का मतलब होता है इंगेजमेंट करना, इंगेज करना, शब्द संपदा का संवर्धन करके, व्याकरण कंठस्थ, कंठस्थ तो देखते खन काट तो होगा ही नहीं। अब ABC में से एक सही है। देखिए, अब मैंने आपको इसमें पढ़ाया हुआ है हिंदी के निगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड में, जो सबसे अच्छी तरीका होता है पढ़ाने का, वो होता है कार्य आधारित गतिविधि, ठीक है, वर्क सेंटर्ड एजुकेशन, ठीक है, या एक्टिविटी सेंटर्ड जो नॉलेज होती है। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चे सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, संलग्न रहते हैं, और वही ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही होगा जिसमें पार्टिसिपेशन ऑफ द चाइल्ड, बच्चों की सहभागिता होगी और बच्चे अपने आप से लर्निंग बाय डूइंग करके सीख रहे होंगे। सो बी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका, तो रीमा एक टीचर होगी, पढ़ने वाली किसनी कक्षा में? तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन मतलब लैंग्वेज परफॉर्मेंस संबंधी क्रमिक मतलब टाइम टू टाइम, निश्चित समय के बाद, क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने के आधार पर यह जानकारी दी, मतलब ये रीमा नाम की टीचर है, उसने अपनी जो रितिका स्टूडेंट है इसके बारे में वो पहले जो असेसमेंट करती रही, अवलोकन वगैरह करती रही, देखती रही, संबंधी फिर उससे रिलेटेड जितनी भी सूचना थी वो सभी उसके अभिभावकों को प्रोवाइड करा दी कि ये पढ़ने लिखने में कैसा है, फिजिकल एक्टिविटीज़ में कैसा है, कैसे ये प्रतिभागी है कि नहीं है, ठीक है, ये कैसे किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करता है कि नहीं करता, इन सब की जानकारी उसने दी। किसके आधार पर? अवलोकन, पोर्टफोलियो, जांच सूची, लिखित परीक्षा। तो लिखित परीक्षा तो होगा नहीं, इतना तो आपको सभी को पता है। तो इसका जो आंसर है वो पॉजिटिव है हमारा, पोर्टफोलियो। देखिए, पोर्टफोलियो क्या होता है? सीखने का एक बत्ता होता है जिसके द्वारा बच्चे का आकलन क्रमिक किया जाता है। तो बी इज आवर राइट ऑप्शन। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे महत्वपूर्ण है? बताइए, प्राइमरी लेवल पर पढ़ना सीखने के लिए क्या है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बच्चों के लिए? अनुमान लगाना, संदर्भ अनुसार, संदर्भ प्लस अनुसार, अर्थ ग्रहण करना, अक्षरों की प्रकृति पहचाना, पढ़ने का उद्देश्य। तो सबसे अच्छा जहाँ पर भी आपको मिल जाए ये पॉजिटिव वर्ड है, सीधी सी बात है, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है हमारा, संदर्भ अनुसार, ठीक है। किसी भी चीज़ में चाहे वो आपको व्याकरण सिखानी हो, गद्य सिखाना हो,
पद है, कुछ भी है, अगर व्याकरण में है, ठीक है, संदर्भ अनुसार है तो वो ही सही है। तो प्राइमरी लेवल पर सबसे अच्छा होता है कि बच्चे संदर्भ अनुसार अर्थ समझने लगे। सो बी इज आवर राइट ऑप्शन। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बताइए कौन सा ऐसी चीज है जिससे बच्चे सबसे ज्यादा अच्छी प्रकार से सीखेंगे। ध्यान कर लेना ऊपर क्या लिखा है, प्राथमिक स्तर, प्राइमरी लेवल की बात की जा रही है यहाँ पर। कंप्यूटर, समाचार पत्र, टेलीविजन, तो सबसे अच्छा बेस्ट सभी को पता होगा बाल साहित्य। इसके द्वारा बच्चे सबसे अच्छी प्रकार से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम कार्यक्रम होगा यहाँ पर, ठीक है। कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है? बच्चे की लिखित भाषा क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। बताइए क्या चीज़ इम्पोर्टेंट रहेगी? आप जो है कोई कार्यक्रम कर रहे हैं विद्यालय में, ठीक है, तो उसकी शुरुआत करते समय आपके लिए क्या चीज़ इम्पोर्टेंट रहेगी? बच्चे की लिखित क्षमता को पहचान लिया आपने, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचान लिया कि बच्चे की जो एक लैंग्वेज में कितना ज़्यादा प्रोफिशिएंट है, इसके अंदर कितनी क्षमता है भाषा को सीखने की, या बच्चे की केवल जो है ओरल एक्सप्रेशन मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। तो इसमें है आंसर जो हमारा है वो आंसर है आंसर नंबर बी, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। क्वेश्चन नंबर 20, प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति, किसकी बात, मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है? देखिए नकारात्मक क्वेश्चन है, निगेटिव, सबसे कम पूछा जाए, मात्र, केवल, एक ही को छोड़कर, नहीं, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो नकारात्मक होते हैं, जो प्रश्न होता है वो नकारात्मक निगेटिव क्वेश्चन होता है। तब इसमें 3 सही होंगे, एक गलत होगा, जो गलत होगा वही सही होगा। घटना वर्णन करना, कहानी को शब्दशः दोहराना, शब्दशः दोहराने का मतलब है जैसे का तैसा, रट्टा मारना, ठीक है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं, जैसा आपने कह दिया वैसा बच्चे बोल रहे हैं। कहानी को अपनी भाषा में कहना जो बेस्ट होता है सबसे ज़्यादा है, सी वाला। चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना, इससे भी बच्चों का भाषा विकास होता है। बच्चे कहीं पर मान लीजिए मेला दशहरे में गए, आपने बच्चों से पूछ लिया कि बताइए वहाँ पर क्या देखा क्या नहीं देखा, क्या झूला झूले, क्या क्या खाया पिया, ठीक है, तो ये होता है घटना वर्णन। तो सीधी सी बात है बी गलत है, बी बहुत ज़्यादा कम इम्पोर्टेंट है, यही सही है। हम बच्चों को दोहरवाएंगे अगर चीज़ बिल्कुल सेम, तो उससे क्या बच्चों में रटने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। सो बी इज आवर राइट ऑप्शन। बताइए मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में, ठीक है, कौन सा कथन उचित, सबसे ज़्यादा बेस्ट कथन कौन सा है? इस प्रश्न को ऐसे भी एक बार पूछा गया था कि भाषा में मुहावरे और लोकोक्तियाँ क्यों प्रयोग की जाती हैं, इसका क्या फ़ायदा है? ये भाषा का अनिवार्य हिस्सा है, ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं, ये भाषा को नियंत्रित करते हैं, भाषा का अलंकरण कहते हैं। अलंकरण कहाँ करते हैं? अलंकार कुछ भी नहीं करते हैं। तो मुहावरे और लोकोक्तियाँ इसलिए हमें भाषा में हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे नाच नावे आंगन टेढ़ा, ठीक है, 9 दे 11 होना, इस प्रकार के हम सेंटेंस बोलते हैं अपनी भाषा को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए। सो बी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, इस कहानी में, मतलब कोई कहानी पढ़ाई होगी बच्चे के लिए, इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए और शब्द सोचकर लिखिए, बच्चे से कहा गया। यह अभ्यास प्रश्न का उदाहरण है, बताइए किसका उदाहरण है? संदर्भ में व्याकरण, शब्द भंडार में विकास, शब्दकोश का विकास, पर्यायवाची शब्दों से परिचय। आपने बच्चों को जो है
हिली एरिया से रिलेटेड, माउंटेन एरिया से रिलेटेड कोई कहानी सुनाई, उसमें पहाड़ आ गया है, ठीक है, पहाड़ आया है, घाटी शब्द, ऐसे शब्द आ रहे हैं, नदी है, पर्वत है। आपने कहा ऐसा करो 2-3 वर्ड सब भाई बच्चे जो है अपने आप से और लिखेंगे सोचकर और क्या क्या हो सकता है। तब आप क्या करवा रहे हैं, ये सभी शब्दों को लिखवा रहे हैं, आप संदर्भ में व्याकरण सिखाने का प्रयास कर रहे हैं बच्चे के लिए। देखिए मैंने कहा था संदर्भ वाला सही होता है, तो सो ये इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है, 23 होगा, ठीक है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, 23 होगा। प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास बताइए। प्राइमरी लेवल पर जो बच्चों का भाषाओं का क्षमताओं का विकास करते हैं वो क्या है, और साहित्य है क्या है, साधन साध्य, साध्य उद्देश्य, साध्य साधन उद्देश्य क्या है, बताइए। 2 चीजें हैं, 2 फिलिंदा ब्लैंक भरने हैं। देखिए प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा क्षमताओं को जो विकास है उसको कहते हैं हम साध्य, मतलब वो हमारा उद्देश्य साधन है, ठीक है। और करते किसके माध्यम से, किसके करते हैं, उसको हम कहते हैं साधन। तो इनमें कंफ्यूज मत होना बिल्कुल, ठीक है। इसको साध्य कहते हैं, जो हमारा पर्पज होता है जिसके द्वारा करते हैं उसको हम साधन कहते हैं। जैसे कहानी है, कहानी साधन भी है साध्य भी है। कैसे, अगर कहानी को कहानी सिखाने के लिए केवल पढ़ाया जा रहा है तब वो साध्य है, और कहानी के माध्यम से मान लीजिए विज्ञान पढ़ाई जा रही है, ठीक है, या इतिहास पढ़ाई जा रही है, भूगोल पढ़ाई जा रही है माध्यम से, तब कहानी एक साधन का काम करती है कि कहानी का सहारा लेके हम बच्चों को विषय का ज्ञान करा रहे हैं। सो सी इज आवर राइट ऑप्शन, क्योंकि साहित्य के माध्यम से हम बच्चों का जो है वोकेबुलरी डेवलपमेंट करते हैं या लैंग्वेज डेवलपमेंट करते हैं, इसीलिए हमारा सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, बताइए। 3 तो है, एक नहीं है, कौन सा नहीं है। नहीं वाला क्वेश्चन है, अपने द्वारा कही बात की तार्किक पुष्टि करना, भाषा का सृजनशील एवं कल्पनाशील प्रयोग करना, रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जुड़ना, भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना। अब ये पूरे क्वेश्चन को आपको पढ़ना ही नहीं था, ऊपर देख लेते नहीं तो मतलब नकारात्मक क्वेश्चन है, नहीं वाला हमको देना है, जो इनमें गलत है। सीधे से आपकी अगर निगाह यहाँ पर पड़ गई, कंठस्थ करना यही सही है। क्यों, क्योंकि हमको नकारात्मक क्वेश्चन देना है, आंसर नकारात्मक का भाई नकारात्मक। अगर क्वेश्चन नकारात्मक तो उसका आंसर भी आपको नकारात्मक ही देना है, इसीलिए डी हमारा सही। क्वेश्चन नंबर 25, कक्षा में भाषा की डॉट 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 के डॉट 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 बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। बताइए कक्षा में आपको क्या करना चाहिए, विविधता के, कक्षा की भाषा की विविधता सही है, के प्रति विद्वान बनकर, नहीं विद्वान गलत हो गया, विविधता तो सही है, विविधता के प्रति संवेदनशील बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए, यही सही है। इस प्रकार से रख रख कर भर लो, इसको रखना संवेदन, कक्षा में भाषा की संवेदनशील के प्रति, गलत बन रहा है ना, नहीं बन रहा है, इसलिए बी इज आवर राइट ऑप्शन। ऐसे जो है रख के देख लेना, जो सही बने वो ही सही होगा। कुल मिला के हमें अपनी कक्षा में विविधता को स्वीकार करना है और उसके प्रति संवेदनशील होकर हमें उसको कक्षा में बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 26, उच्च प्राथमिक स्तर जूनियर लेवल पर भाषा सीखने का उद्देश्य बताएं। जूनियर लेवल पर आपका भाषा सीखने का क्या मतलब है, क्यों सीखते हो भाषा। प्रश्नोत्तरी, भाषण, अंताक्षरी का मात्र आयोजन करना, मात्र आ गया इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया, मात्र ऐसा नहीं और भी है उद्देश्य हमारा। भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना, अच्छा, दूसरों के अनुभवों से जुड़कर सवालों के जवाब देना,
ठीक है। निजी अनुभवों को केवल लिखकर अभिव्यक्त करना, जो भी आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है केवल उसको लिखना, यही क्या उद्देश्य है भाषा सीखने का जूनियर लेवल पर? ये भी नहीं है। तो देखिए ए और डी तो ऐसे ही गलत हो गए। ठीक है, अब बचा कौन? देखिए, दूसरों के अनुभवों से जुड़कर सवालों के जवाब देना। अब दूसरों के अनुभव से हमें क्या मतलब? तो सीधी सी बात है, हमारा जो जूनियर लेवल पर भाषा सीखने का मतलब होता है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना। 27 नंबर है, करिए जल्दी से जल्दी, हमसे करने का प्रयास कीजिए, हमसे जल्दी करने का प्रयास कीजिए आप लोग। ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का, उच्च प्राथमिक स्तर पर वाले क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, वैसे तो मिले उले हैं, लेकिन यहाँ पर इसमें आ गया उच्च प्राथमिक स्तर जूनियर लेवल पर। बताइए, कोई मतलब क्वेश्चन समझ लीजिए, ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ, ठीक है, अदर सब्जेक्ट्स की जो अंडरस्टैंडिंग है उससे संबंधित प्रश्न है, उसका विकास तथा आनंद उठाने की क्षमता का विकास। बच्चे जो है किसी चीज़ को सीखें तो उसका साथ ही साथ उसका आनंद भी उठाएं, मजा भी लें। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का क्या है? एकमात्र उद्देश्य, क्या केवल यही एक उद्देश्य है कि बच्चे आनंद उठाएं? ठीक है, अन्य विषयों के ज्ञान का नहीं, एकमात्र ने गलत कर दिया। एक महत्वपूर्ण उद्देश्य, सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे कम महत्वपूर्ण, सबसे कम भी नहीं है। देखिए, जहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन ले ली जाए वो ऑप्शन गलत होते हैं, जैसे ओनली, केवल, एक ही, सबसे अधिक, यही सही है, एक, केवल, इस प्रकार की जहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन ली जाए वो गलत होता है। इसमें जो हमारा सही होगा वो होगा बी, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ठीक है, हाँ ये भी हमारा उद्देश्य है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उद्देश्य ऐसा नहीं है। तो बी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई हैं। बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं? मतलब कोई कविता है उसमें कह रहे हैं कि अभी भी इस चीज़ का प्रयोग हो रहा है, मतलब वर्तमान में वो चीज़ चल रही है या नहीं। इसका मतलब यही तो निकला। प्रश्न की ओर संकेत करता, इस प्रकार के अगर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका मतलब क्या है? व्याकरणिक ज्ञान, भाषा की बारीकी, व्याकरण की परिभाषा, भाषा संरचना। बताइए क्या है? व्याकरणिक ज्ञान। तो सीधी सी बात है, अभी भी का मतलब है कि कोई चीज़ इस समय वर्तमान में चल रही है, तो इससे आपके व्याकरणिक ज्ञान के बारे में पता चलता है। ठीक है, देखिए आपको एक चीज़ बताएं, संदर्भ में कैसे व्याकरण सीखी जाती है। जैसे अभी हम लोग पेडागोजी के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, व्याकरण से कोई हमारा लेना देना नहीं, तो पेडागोजी पढ़ रहे हैं। अब मैं आपको इसका आंसर जो है वो ये सही है। अब मैं आपको व्याकरणिक शब्द में प्रत्यय बताने लगूँ कि व्याकरण शब्द जो शब्द बना है इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, इसमें एक प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, व्याकरण प्लस एक बराबर व्याकरणिक, और जो एक प्रत्यय लगकर शब्द बनता है वो भाववाचक शब्द होता है। व्याकरणिक है, सामाजिक है, भौतिक है, राजनैतिक है, इस प्रकार के जितने भी शब्द बनते हैं उनमें जो होता है एक प्रत्यय लगा हुआ होता है। तो इसको कहते हैं संदर्भ में व्याकरण। मतलब काम तो कुछ हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें हम व्याकरण की बात करने लगे, उसको कहते हैं संदर्भ में व्याकरण। सो ए इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29, गणित, विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं। बिल्कुल भाषा सीखते हैं, चाहे वो गणित हो, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो इतिहास हो, भूगोल हो, कोई भी विषय हो। देखिए, चाहे आप किसी भी विषय का नाम लीजिए, ठीक है, मतलब मैथ हो गया, साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, और जो भी सब्जेक्ट और सभी सब्जेक्ट, क्या बिना भाषा के पढ़ाए जा सकते? नहीं पढ़ाए जा सकते, भाषा सभी में होती है। तो एक कथन कैसा है? पूर्णता सत्य है, पूरी तरह से सही है, पूर्णता असत्य बिल्कुल गलत है, आंशिक निराधार है, इसका कोई मतलब नहीं है, निराधार है। ठीक है,
तो सीधी सी बात है, बिल्कुल सही बात है। सो ए इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30, बच्चे तब भाषा बेहतर तरीके से सीखते हैं जब, बताइए बच्चे कब भाषा अच्छी प्रकार से सीखेंगे? अनेक पाठ्य पुस्तकें हों, भाषा का समृद्ध परिवेश हो, सरल साहित्य का चयन हो, परीक्षाओं का आयोजन हो। देखिए, हमने समृद्ध भाषिक परिवेश की बात की है, ठीक है। जो हम अपने क्लासरूम में, आप जैसे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तब आपने अपने रूम में कोई चार्ट वगैरह, पोस्टर वगैरह लगाए होंगे, कम से कम इंडियन मैप तो लगे ही होंगे। तब इसको ही हम कहते हैं समृद्ध भाषिक परिवेश। तो जितना अच्छा हम बच्चों को जो है परिवेश उपलब्ध कराएंगे, वातावरण देंगे भाषा सीखने के लिए, उतनी अच्छी प्रकार से बच्चे भाषा को सीखेंगे। सो बी इज आवर राइट ऑप्शन। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है? बताइए, इनमें से व्याकरण सिखाने की सभी विधियां हैं, इनमें सबसे अच्छी कौन सी, प्रभावी कौन सी, इफेक्टिव कौन सी है? आगमन विधि, निगमन विधि, सूत्र विधि, पाठ्य पुस्तक विधि। तब देखिए, आगमन निगमन में आप लोग फंस गए होंगे कि इसमें कौन सी चूज करें। जो पढ़ाने की जो विधि होती है किसी भी विषय को, सबसे अच्छी वो होती है आगमन निगमन विधि। रुक जाओ, सुन लो, ठीक है। आगमन और निगमन विधि। अब देखिए, इसमें आगमन पहले आया, तो पढ़ाने में अगर या तो ऑप्शन यहाँ पर आगमन निगमन होता तब वो सही होता, अगर अलग अलग जो लिखे हुए हैं तब आगमन वाला ही सही होगा। तो ए इज आवर राइट ऑप्शन, आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। उदाहरण से नियम की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, बस लास्ट है। पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोज कर लिखिए। अभ्यास प्रश्न डॉट 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 का उदाहरण है, बताइए किसका है? मतलब कोई बच्चे को आपने पाठ पढ़ाया, फिर आपने कहा ऐसा है, इसमें से तीन उदाहरण, जो तीनों प्रकार की संज्ञाएं हैं, नाउन है, उसके जो उदाहरण है उनको बताइए, कौन कौन से हो सकते हैं, नाम लिख कर लाओ। तो इसको क्या कहेंगे आप? संदर्भ में व्याकरण कहेंगे, व्याकरणिक जटिलता कहेंगे, व्याकरण पर अत्यधिक बल कहेंगे, व्याकरण कंठस्थ, कंठस्थ तो अपने आप में निगेटिव है तो डी तो होगा नहीं, तो संदर्भ में व्याकरण हमने आपको समझाया है, यही हमेशा सही होता है। बस क्वेश्चन ऊपर सकारात्मक होना चाहिए। चलिए, अपनी क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। देखिए, जो हमारा परिवार है, ठीक है, यूट्यूब चैनल जो हमारा, इसका नाम है संजय अकेडमी। प्लीज़ सभी लोग इसको सब्सक्राइब कर लें, जिसने भी ना किया हो वो कर लें, और एक लोग कम से कम 10 कैंडिडेट को जो है शेयर कर दिया करें चैनल, ठीक है। और क्लास को लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दें जो भी लोग क्लास को देखते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। इस पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। थैंक यू।